नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। आज जातिवार जनगणना के मुद्दे पर बिहार के 11 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री से जिस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी हैं और बीजेपी के भी एक नेता हैं। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये किसी तरह की किसी नई राजनीति का इशारा तो नहीं है। जातिवार जनगणना के असुविधाजनक सवाल पर बिहार से आए 10 दलों के नेताओं से आखिरकार प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए नीतीश कुमार 6 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन समय 3 हफ्ते बाद मिला। जाहिर है प्रधानमंत्री से कोई ठोस आश्वासन वो अब भी हासिल नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आप लोग सारे दल के नेता थे। प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान पूर्वक सबकी बात को सुना। 10 पार्टी के लोग थे, 10 पार्टी के लोगों ने अपनी पूरी बात कही और सब लोगों की तरफ से जो बात था वो भी हमने अपनी बात रखी। सबका बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने हैं। वैसे इस प्रतिनिधि मंडल में तेजस्वी यादव की मौजूदगी कई इशारे कर रही थी। जातिवार जनगणना पिछड़ी राजनीति की पुरानी मांग रही है, जिससे बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों इनकार करती रही है। इस मांग से नीतीश भी पीछे नहीं हट सकते थे, तो अंततः एक मुद्दे ने दोनों को एक साथ ला खड़ा किया। बिहार विधानसभा 2 बारी जो है जाति जनगणना जो है पारित कर चुकी है और हम लोग घबरा गए जब मानसून सत्र में पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लेकर के, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, जब बिहार विधानसभा इंक्लूडिंग बीजेपी सभी दलों के साथ अगर पारित कर रही है तो करना पड़ेगा। अब हर किसी की गिनती हो रही है। अब तो अपर कास्ट से लेकर के आपके जितने SC ST की उनकी तो रिजर्वेशन है ही सब लोगों को, लेकिन अब जब पेड़ पौधों की, कुत्ते बिल्ली की सबकी गिनती हो रही है तो इंसानों की भी होनी चाहिए। बीजेपी नेता इस मांग के साथ खड़े होने की हालत में नहीं है और इसका विरोध भी नहीं कर सकते। ये दुविधा यहाँ भी दिखती रही। ये सवाल उठा कि उनका कोई बड़ा नेता प्रतिनिधि मंडल में क्यों नहीं। ये नेता कौन किसको भेजा नहीं भेजा, यही तो खूबी और खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी में। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि मैं एक गरीब परिवार में शेड्यूल कास्ट चमार जाति में जन्म लेने के बाद परिवारवाद से, वंशवाद से, धर्मवाद से नेता की बात हो रही है, सदन में नेता की बात हो रही है। नहीं, सदन के नेता, वही तो मैं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नेता होता है और बड़ा से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होता है। जहां जरूरत होती है कार्यकर्ता वहां खड़ा रहता है, उसी कार्यकर्ता को नेता बनाया जाता है, वही नेता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता और नेता में कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं। अब देखना है प्रधानमंत्री से मुलाकात क्या रंग लाती है। बीजेपी को एहसास है कि जिस पिछड़ा समर्थन ने यूपी में उसे शिखर तक पहुंचाया, वह बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ है। जातिगत जनगणना का उसका विरोध उसे कमजोर करेगा, लेकिन जाति के नाम पर इस नई गोलबंदी में नीतीश और तेजस्वी का साथ जाना अपने आप में किसी इशारे से कम नहीं। पटना में मनीष कुमार और नई दिल्ली में पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बयान देकर पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनके 2 सलाहकारों की वजह से, उनके विवादित बयान की वजह से पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है। कल ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन दोनों सलाहकारों को लताड़ा था। कैप्टन ने मलविंदर सिंह माली को हिदायत दी थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देने तक ही सीमित रहें और संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी न करें। विवाद बढ़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने दोनों सलाहकारों मलविंदर सिंह माली और डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग को चर्चा के लिए अपने पटियाला आवास पर बुलाया। माली ने पहले कश्मीर को अलग देश बताते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद शनिवार को अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक विवादास्पद कार्टून उन्होंने पोस्ट किया। दूसरी ओर प्यारेलाल गर्ग ने कैप्टन के पाकिस्तान की आलोचना करने पर सवाल उठाए। ये उन लोगों की जो कुर्बानी है, उन लोगों की शहादत है, ये उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं श्री हरीश रावत जी, इसको बड़ी गंभीरता से अपने संज्ञान में लेंगे। तो हम कहते हैं कि सिद्धू के एडवाइजर ने डिसरिस्पेक्ट की मुख्यमंत्री की, तो सिद्धू साहब कौन सी अच्छी भाषा बोलते हैं?
सिद्धू साहब ने खुद कहा हुआ कि कौन सा कैप्टन, तो एडवाइजर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? एडवाइजर वो करेंगे जो सिद्धू साहब को पसंद। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी, और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है, वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को ले करके उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है, जो बहुधा हो जा रहा है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कल्याण सिंह का आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नरोरा में गंगा किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े बीजेपी नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शव यात्रा करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करके नरोरा पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे रास्ते उनके साथ चले। मंत्रोच्चार के बीच कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके बेटे राजवीर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंत्येष्टि के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए बाबूजी, शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। आप परसों से देख रहे हैं लगातार भगवान राम ने जिस काम के लिए भेजा था उन्होंने पूरा काम कर दिया और फिर भगवान ने श्री राम ने अपने पास बुला लिया। कल्याण सिंह की शव यात्रा अलीगढ़ के अहिल्याबाई स्टेडियम से करीब 60 किलोमीटर का सफर तय कर नरोरा पहुंची। रास्ते में वो उनके गांव मढ़ौली से गुजरी, फिर उनके इलाके के लोगों को दर्शन के लिए करीब 2 घंटे उनका पार्थिव शरीर अतरौली गेस्ट हाउस में रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। अलीगढ़ से नरौरा के लंबे सफर में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार कल्याण सिंह के शव वाहन के पीछे चलती रही। इस पूरे रास्ते में जगह जगह योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए होर्डिंग्स लगाई गई थीं। योगी ने ट्वीट किया कि राम भक्ति में तज दिया अपने सिर का ताज, राम शरण की ओर चले परम राम भक्त आज। यूपी सरकार ने तय किया है कि 6 जिलों में 6 महत्वपूर्ण सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पे रखा जाएगा। इनमें से एक सड़क अयोध्या में भी होगी। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम सबको इतनी सामर्थ्य दें कि जो उनके संकल्प थे उन संकल्पों को हम आगे लेकर के पूरी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें। उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह की 2 बड़ी उपलब्धियां थीं जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। एक तो ये कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी में उन्होंने बड़े पैमाने पे पिछड़ों को भी जोड़ा, और दूसरा जिस राम मंदिर आंदोलन को वो लीड कर रहे थे उसकी वजह से बीजेपी सत्ता में पहुंची। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर के जौहरी आज क्यों रहे हड़ताल पर, पूरी खबर आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहें देश प्रदेश के साथ।
ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की। 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के पुणे के भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी उसकी आंच महाराष्ट्र भर में देखी गई। पुणे पुलिस ने जांच की, उसके बाद एल्गार परिषद को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। एनआईए को फिर जांच सौंप दी गई थी और फिर कहा गया था आरोपों में कि पीएम मोदी को मारने की साजिश आरोपियों ने रची थी। लेकिन इसके बाद जब एनआईए ने अब अदालत में आरोपों का मसौदा पेश किया है तो उसमें कहीं भी पीएम मोदी की हत्या की साजिश का जिक्र नहीं है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। 18 अप्रैल 2017 की इस चिट्ठी के सहारे पुणे पुलिस ये दावा करती रही कि भीमा कोरेगांव की हिंसा के लिए गिरफ्तार आरोपी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे थे। इस मामले में रोना विल्सन, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, वर्णन गोंसाल्विस, आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा जैसे 15 लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि आरोपियों ने इस तरह के सबूत प्लांट किए जाने की बात कही और बाहर की लैब्स की रिपोर्ट भी पेश की। अब जब 3 साल बाद एनआईए ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपों का मसौदा पेश किया है तो उसमें इस अहम चिट्ठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की योजना का कोई जिक्र नहीं। 15 पन्नों के ड्राफ्ट चार्ज में गिरफ्तार आरोपियों पर 16 मामलों में आरोप लगाए गए हैं। इनमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी है, जिसमें अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। ड्राफ्ट चार्ज में सभी को प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई माओवादी का सक्रिय सदस्य बताया गया है। आरोप लगाया गया है कि वे देश और राज्य के खिलाफ जंग लड़ने, सार्वजनिक अधिकारियों की हत्या के प्रयास के लिए MP4 जैसे विदेशी अत्याधुनिक हथियारों के लिए 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहे थे। अब मामले में पेश ड्राफ्ट चार्ज पर बहस के बाद आरोप तय होंगे। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच में एजेंसियों पर संगीन आरोप लगते रहे हैं। अब ये सवाल उठा है कि एजेंसियों की तरफ से जो सबसे संगीन आरोप था उसका जिक्र आरोपों के मसौदे में क्यों नहीं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। सरकार की नई हॉलमार्क नीति के विरोध में आज देश भर के जौहरियों ने 1 दिन की हड़ताल की, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या है सरकार की ये नई हॉलमार्क नीति, जिसमें ज्वेलर्स हॉलमार्क के तो पक्ष में है लेकिन फिर भी HUID के विरोध में उतर आए हैं। देश के सबसे बड़े सर्राफा बाजार दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा महाजनी में सोमवार को सन्नाटा रहा। ज्यादातर दुकानें बंद रही। चांदनी चौक के ही मशहूर रिटेल ज्वेलरी बाजार दरीबा कला में ज्वेलर्स की ज्यादातर दुकानों पर भी ताला रहा। पूरे देश में ये हड़ताल चली। दरअसल ज्वेलर्स हॉलमार्क के लिए तैयार हैं लेकिन HUID के लिए नहीं। HUID का मतलब है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी हर गहने की अपनी अलग ID। ये 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसके साथ उस गहने की पहचान, वजन और अन्य जानकारी जुड़ी होती हैं। दरअसल 16 जून से देश के 256 जिलों में हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही HUID की भी एंट्री हो गई। ज्वेलर्स की शिकायत है कि HUID और खरीदार की जानकारी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिससे ग्राहक की ट्रैकिंग का अंदेशा है। HUID के चलते ज्वेलरी हॉलमार्क कराने में 5 से 10 दिनों का समय लग रहा है, जबकि पहले उसी दिन हॉलमार्क होकर ज्वेलरी आ जाती थी। हर ज्वेलरी पीस की अलग HUID है, इसलिए ग्राहक के कहने पर भी ज्वेलर किसी भी ज्वेलरी में 2 ग्राम से ऊपर का फेरबदल तुरंत नहीं कर सकते। हॉलमार्क जो मैंडेटरी है 16 जून से 256 जिलों में लागू किया, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके साथ ही 1 जुलाई से HUID लगा दी, जिसके प्रोसीजर में बहुत खामियां हैं। पोर्टल हैंग होता है, पीछे अभी 2 दिन के लिए पोर्टल हैंग हो गया, जिससे पूरे देश का हॉलमार्क माल नहीं हो पाया, 2 दिन के लिए पिछड़ गया। प्रक्रिया में उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिस पर ये ज्वेलरी लोड की जाती है और पूरी वैल्यू चेन के अंदर उसके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, जो डेटा प्राइवेसी के कानून का भी उल्लंघन करता है। ये कस्टमर की जो आइडेंटिटी इसमें बताई जा रही है वो कस्टमर के लिए उचित नहीं है, जिसके लिए ये इंडस्ट्री पूरा विरोध करती है। ज्वेलर्स की मांग है कि जब तक नई व्यवस्था की सारी खामियां दूर नहीं हो जाती तब तक सरकार इस नई व्यवस्था को केवल ट्रायल बेसिस पर ही चलाए। सरकार और ज्वेलर्स की बातचीत अभी चल रही है, लेकिन कोई खास नतीजा इस बातचीत का अभी तक नहीं निकल पाया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।